हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का सुमित राणा बीएससी क्लास में स्वागत है। बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, क्लियर, 12th स्टैंडर्ड में भी आपने इसको पढ़ रखा होगा कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। वैसे हम लोगों ने जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बहुत ज़्यादा जो डिटेल पढ़ा है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो लिखा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। ध्यान रखिएगा, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी इसलिए रखते हैं क्योंकि इनके पास जो डी ऑर्बिटल होती है ये वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। इसके अंदर इसमें स्पेस होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लियर, अभी पूरी प्रक्रिया आपके समझ में आ जाएगी। कर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के समय जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा होता है उस दौरान क्या होता है कि प्रत्येक लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, अर्थात कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब कभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होगा तो क्या होगा बेटा, हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड एक ऐसी स्पीसीज होती है बेटा जो क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है। लिगेंड्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये किसको इलेक्ट्रॉन देते हैं बेटा, ये ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद बेटा क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो ध्यान रखना, जब कभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जिक्र हो तो इसमें लिगेंड का बहुत बड़ा रोल होता है। लिगेंड क्या करता है, जो आपके ट्रांजिशन मेटल एटम होते हैं इनकी बैकेंट ऑर्बिटल को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर क्या करता है, डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेवलप करता है। कहानी समझ में आ रही ना? स्टेटमेंट पूरा आपने पढ़ लिया कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के समय क्या होता है कि जो लिगेंड होता है वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने के बाद बेटा क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, अर्थात कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होता है। आप देख रहे हैं यहां पर लिगेंड है, ये लिगेंड क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे देगा। सेंट्रल मेटल एटम इन सेंट्रल मेटल एटम कहें या ट्रांजिशन मेटल कहें, क्लियर, तो ट्रांजिशन मेटल इन जो लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दी कहां रखेगा, तो ये रखेगा अपने बैकेंट डी ऑर्बिटल में। बैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अरेंज कर लेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? तो एक चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहली चीज, जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं बेटा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कैसे बनता है, तो जो लिगेंड्स होते हैं ये मेटल एटम की ओर अप्रोच करते हैं, क्लियर, इस मेटल एटम को क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब बात आ रही है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी है इनके अंदर, क्लियर, वो किन किन कारणों की वजह से होता है, क्या ऐसे रीजन है जिनकी वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो लिखा कि ट्रांजिशन मेटल आयन के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन की, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के निर्माण की जो टेंडेंसी है ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। क्लियर, ये 3 कुछ ऐसे रीजन हैं, 3 कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या होते हैं बेटा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। पहला है बेटा साइज ऑफ कैटायन, सेकेंड है आपका बैकेंड डी ऑर्बिटल, पहला है साइज ऑफ कैटायन, दूसरा है बैकेंड डी ऑर्बिटल, इनके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल्स होती हैं, और तीसरा है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं डी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। आइए इनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला है साइज ऑफ कैटायन। ओके, जो ट्रांजिशन एलिमेंट के कैटायन का साइज बहुत स्मॉल होता है, साथ ही साथ इन पर चार्ज अधिक होता है। ध्यान रखना भाई, स्मॉल साइज और पॉजिटिव चार्ज का अर्थ क्या है, चार्ज का अर्थ क्या है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले कैटायन की बात करें, जैसे यहां पर Fe ये आपका न्यूट्रल फॉर्म में होता है, लेकिन कभी भी जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता तो Fe डबल पॉजिटिव बन जाता है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो Fe ट्रिपल पॉजिटिव। होता क्या है कि जब कोई एटम
इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज आने के साथ साथ बेटा उसका साइज क्या हो जाता है बेटा, स्मॉल हो जाता है। कहानी समझ में आ रही ना? तो ट्रांजिशन एलिमेंट के कैटायन का साइज बहुत स्मॉल होता है, तो पहला है स्मॉलर साइज, और साथ ही साथ इन पर चार्ज अधिक होता है। भाई चार्ज ज्यादा होगा, जब साइज छोटा है तो चार्ज अधिक होगा, जिसके कारण ये लिगेंड के द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेटल अगर उसके ऊपर चार्ज है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज है, चाहे वो आपका पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, वो बेटा हमेशा हाईली अनस्टेबल होगा, वो कभी भी स्टेबल नहीं होगा। तो वो अपने को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन को लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रल करेगा। तो ध्यान रखना, ऐसे केस में जब इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए ये जो दूसरे जो आपके लिगेंड्स होते हैं, उन लिगेंड से क्या करते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। दोबारा फिर समझो, ये हमारे लिगेंड्स हैं। जब ये लिगेंड्स हमारे मेटल कैटायन को क्या करते हैं, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इस मेटल कैटायन का धीरे धीरे चार्ज कम होने लगता है। यह कह सकते हैं कि लिगेंड्स और इन मेटल्स के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है। अगर लिगेंड्स आपके नेगेटिव लिगेंड्स हैं और आपका मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या लगेगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा, चार्ज नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा, जिसके बीच में क्या होगा, एक कंपाउंड फॉर्म होगा। कहानी समझ में आ रही ना? तो ओवरऑल आपको सिंपल वे में क्या समझना है, सिंपल वे में यही समझना है कि कैटायन का साइज बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इन पर चार्ज ज्यादा होता है। चार्ज अधिक होने के कारण क्या होगा, ये लिगेंड के द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉन देंगे उन इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो साइज ऑफ कैटायन का फंडा ये है। दूसरा है वैकेंट डी ऑर्बिटल। जो आपके मेटल्स होते हैं बेटा, अब लिगेंड इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रखेंगे कहाँ, ये रखेंगे अपनी वैकेंट डी ऑर्बिटल में। इनके पास जो हमारे ट्रांजिशन मेटल एटम होते हैं, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। जो भी लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन देंगे, मेटल एटम अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में इन इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। कहानी समझ आ रही ना? तो कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल आयन में वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, जिसमें लिगेंड के द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज हो जाते हैं। तो जो भी मेटल एटम है, वो लिगेंड के द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉन देगा, उन इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल में अरेंज करेंगे। क्लियर? तो पहला रीजन क्या था बेटा, साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का स्मॉलर साइज, हाई पॉजिटिव चार्ज। दूसरा था वैकेंट डी ऑर्बिटल, बहुत सारी वैकेंट डी ऑर्बिटल होती हैं, जो भी लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा वो इन वैकेंट डी ऑर्बिटल में अरेंज हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तीसरा है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? आप सभी लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एक एबिलिटी है, एक क्वालिटी है कि वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल आयन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसके कारण ये कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान रखना, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कई प्रकार के कंपाउंड्स बनाते हैं, इसका केवल एक ही रीजन है, केवल एक ही रीजन है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ये कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर? कह रहा है कि किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर से उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री व शेप को डिटरमाइन किया जाता है। देखिए यहां पर आपने तीन रीजन समझे कि इन तीन रीजन की वजह से साइज ऑफ कैटायन, वैकेंट डी ऑर्बिटल और वेरिएबल ऑक्सीडेशन, इन तीन फैक्टर्स की वजह से जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। यहां पर आगे जो यहां पर बात चल रही है, ये क्या कहना चाह रहा है इसको समझिएगा। यहां पर कह रहा है कि किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम, जैसे यहां पर हम लेते हैं K4 FeCN का होल ऑफ 6। आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आइडिया भी होना चाहिए। ये जो कंपाउंड है ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, K4 FeCN का होल ऑफ 6। क्लियर? अब यहां पर देखिए, यहां पर ये जो Fe है बेटा, ये हमारा है ट्रांजिशन एलिमेंट, इसी को हम लोग सेंट्रल मेटल एटम भी कहते हैं। यहां पर जो बेटा Cn है, साइनाइड है बेटा, इसको लिगेंड कहते हैं। यही एक ऐसा
ऐसी स्पीसीज होती बेटा जो इस सेंट्रल मेटल एटम को क्या करती है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर बेटा ये जो नंबर लगा है बेटा, जो 6, यही नंबर कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। यही कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करता है कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री और शेप कैसी होगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल एटम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जैसे यहां पर K4FeCN का होल ऑफ 6 लिया, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना आया, 6। यही कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री और शेप को डिटरमाइन करती है। आगे कह रहा है, किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा कितने लिगेंड्स अटैच हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर K4FeCN का होल ऑफ 6 है ना, तो यहां पर आप क्या देखेंगे, ये Fe आ जाएगा और ये बेटा आपके 6 साइनाइड आ जाएंगे। ये आपके टोटल आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइनाइड क्या करेंगे, ये 6 साइनाइड इस मेटल एटम को क्या करेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का अर्थ है ये इलेक्ट्रॉन का एक पेयर देता है। तो यहां पर बेटा कितने बॉन्ड हैं, 6। तो ये 6 लिगेंड्स जो हैं, ये जो 6 लिगेंड्स हैं, ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां पर Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का अर्थ क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर का अर्थ है कि लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उन्हीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या को यहां पर क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कह रहा है कि किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा कितने लिगेंड्स अटैच हैं, कितने लिगेंड्स अटैच हैं, ये नंबर ही उस मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे लिगेंड्स होते हैं, ये जो हमारे लिगेंड्स होते हैं, यहाँ पर साइनाइड लिगेंड्स हैं, ये लिगेंड्स इस मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, 6। तो यहाँ पर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी कितनी हो जाएगी, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी। और यही कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करेगी कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी होगी। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया ना। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आया ना कि लिगेंड्स मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अगर 2 बना रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगी, 3 बना रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगी। क्लियर, इसको बहुत डिटेल में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर इसका यूज है इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। नीचे कह रहा है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, आप सभी लोग जानते हैं स्कैंडियम से जिंक तक ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, ये बेटा आपके 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स है। नहीं, कहने का अर्थ है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करती है। तो ध्यान रखना, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ये 2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनाती है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाती है कौन, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो भी एलिमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले भी कंपाउंड्स बनाती है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले भी कंपाउंड्स बनाती है। क्लियर, आगे देखते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले हमने लिया कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर क्या होगा, अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ध्यान रखना उसमें 2 पॉसिबिलिटी होंगी, या तो वो कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल होगा या वो कॉम्प्लेक्सेस आपका स्क्वायर प्लेनर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर, एक चीज ध्यान रखना, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तभी आप बता पाएंगे कि इसके अंदर ये आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा या dsp2, ऐसे देख के नहीं बता पाएंगे। क्लियर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर आपकी 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री, या तो कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होगा, या फिर आपका स्क्वायर प्लेनर होगा। टेट्राहेड्रल होने पर संकरण sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन, और स्क्वायर प्लेनर होने पर उसका ज्योमेट्री कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर पर उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बेटा, आपका dsp2। तो ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर 2 पॉसिबिलिटी है, या तो कॉम्प्लेक्स आपका टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन sp3, या आपका स्क्वायर प्लेनर होगा अर्थात dsp2। ये बात क्लियर हो गई।
अब देखिए, अगर वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान रखना, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन द्वारा बनते हैं। तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बेटा, ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन द्वारा बनते हैं? ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन द्वारा बनते हैं। हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में इनको सॉल्व करने वाले नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो एग्जाम में इतना सब कुछ लिखना भी नहीं है। क्लियर? तो ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस sp3 हाइब्रिडाइजेशन द्वारा बनते हैं। और ये जो आपको नीचे एग्जांपल्स दिख रहे हैं बेटा, ये सारे आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और इन सब में आप देखेंगे ये कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितनी मिलेगी आपको? ये आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिलेगी। ये सारे कॉम्प्लेक्सेस आपके कैसे हैं? टेट्राहेड्रल, और इनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितनी मिलेगी? 4 मिलेगी। और इन सबका हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल के आएगा? sp3। क्लियर? जब हम लोग कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट करेंगे, वहां पढ़ेंगे, तो इन सबको एक एक क्वेश्चन को 100% सॉल्व कराएंगे। आगे के जो भी लेक्चर आने वाले हैं उनमें हम इनको सारे एक एक क्वेश्चंस को, हर एक एग्जांपल को लेंगे और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर? दूसरी कैटेगरी है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बेटा, ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन द्वारा बनते हैं। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन द्वारा बेटा कौन बनता है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। क्लियर? इनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी रहेगी? 4 ही रहेगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर 2 पॉसिबिलिटी रहती हैं, या तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। ये जो आपको नीचे एग्जांपल दे रहे हैं बेटा, ये सारे एग्जांपल बेटा काय के हैं? स्क्वायर प्लेनर के हैं। किसके हैं बेटा? स्क्वायर प्लेनर। और इन सब के अंदर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी मिलने वाली है? आपकी 4 मिलने वाली है। और इन सबका हाइब्रिडाइजेशन बेटा कितना मिलने वाला है? DsP2। कहानी समझ में आई? तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर 2 पॉसिबिलिटी रहेंगी, टेट्राहेड्रल sp3, स्क्वायर प्लेनर DsP2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सेम आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्यों? मैंने पहले ही बताया कि जो फर्स्ट टेंशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं, ये दोनों टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। वो कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और वो कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले भी बनाते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले भी कंपाउंड्स आपके बनाते हैं फर्स्ट टेंशन सीरीज के एलिमेंट्स। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो आपका कॉम्प्लेक्सेस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहलाएगा, या आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहलाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन 6 पर भी 2 पॉसिबिलिटी हैं। क्लियर? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर ही आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये इनर होगा या आउटर होगा। क्लियर? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होता है, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है। ध्यान रखना, इनर में हाइब्रिडाइजेशन D2, इसमें D पहले यूज हो जाती है, इसलिए इसको इनर कहते हैं, और आउटर में D का यूज बाद में होता है, इसलिए इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। कहानी समझ में आ रही ना? चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो लिखेंगे कि जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं बेटा, ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन द्वारा बनते हैं। ध्यान रखना, जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनमें D ऑर्बिटल का यूज पहले होता है, इनको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, या इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। क्लियर? तो लो स्पिन का अर्थ है कि इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो लो होता है, इसलिए इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। क्लियर? ये जो जितने भी आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं बेटा, ये सारे आपके एग्जाम्पल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के हैं। किसके हैं बेटा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के हैं। दूसरी चीज आपको बताना चाहेंगे कि इनका जब आप एक एक क्वेश्चन को लेंगे और जब इनको सॉल्व करेंगे, तो इन सबके अंदर आपको जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा वो D2sp3 मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा बेटा, वो क्या मिलेगा? D2sp3। क्लियर? जब इनको हम सॉल्व करेंगे। आगे मूव करते हैं। आपका है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में जो D ऑर्बिटल होती है उसको लास्ट में आती है, इसलिए ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसका बोला जाता है। तो जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा, वो sp3d2 होता है। यहां तक क्लियर हुआ? इनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, क्योंकि हाई स्पिन इसलिए बोलते हैं, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर बहुत ज्यादा इसमें मिलता है, इसलिए इनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। ये जितने आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं बेटा, ये सारे एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आने वाले हैं? इस सारे एग्जाम्पल आपके आने वाले हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर बेटा इन सब में हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल के आएगा? sp3d2। क्लियर? तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। किसकी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन,
आपका ये जो पूरा टॉपिक था, ये आपका टॉपिक है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कि कैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो उन पर हमने डिटेल में बात की है। अब कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि सर आपने इनकी डिटेल नहीं दी। बेटा ये डिटेल हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर आपका बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये यहाँ पर केवल आपको एज ए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि किस तरीके से जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं उसके रीजन बता दिए गए। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा ओपन किया कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं ये दो टाइप के कंपाउंड्स बना लेते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और ऐसे कंपाउंड जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 4 में 2 पॉसिबिलिटी बताई, 6 में भी 2 पॉसिबिलिटी बताएं और एग्जांपल्स बता दिए। क्लियर? इनकी डिटेल हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। अब अगली जो प्रॉपर्टी आएगी वो आपकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी आएगी, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में